15 साल से ऊपर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आगे आप लोग वीडियो में देखिए, टॉपिक के अंत में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जैसा भी होगा सजेशन जरूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं एसएससी का सिलेबस क्या है। तो चाहे एसएससी का हो या इंडिया में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदर देन कैट एंड क्लैट, ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर खोल के देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? एक तो वर्ड्स ओरिएंटेड होगा, जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन होगा। और एक होगा आपका ग्रामर सेक्शन, और एक होता है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जो क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, या एक और इसी तरह का जैसे कॉम्प्रीहेंशन है तो पैसेज फॉर्म में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है कि एक पैसेज आता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज। तो बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो उसमें 3 ही तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक वोकैबुलरी यानी शब्द से संबंधित, एक ग्रामर ओरिएंटेड होगा, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में पूछा जाएगा एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, और इसमें होगा इडियम्स। एक होता है फ्रेजल वर्ब, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, PHV मींस फ्रेजल वर्ब। और एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द। बस इतने ही पूछे जाएंगे। एक एंटोनिम हो जाएगा, दूसरा आपका सिनोनिम हो जाएगा, तीसरा स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, चौथा आपको इडियम या फ्रेजल वर्ब, और पांचवा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड्स के नाम पे इतने ही मिलेंगे। ग्रामर में आप लोगों को पता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, तो अलग से हम वो नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर ओरिएंटेड जो है फंक्शनल ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और आर्टिकल्स, ठीक है। बाकी इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट रहेगा ही, तो इसमें आपको सीधा सीधा पैसेज पूछा जाएगा। पैसेज बेसिकली दिया जाता है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, कि अगर हमें इंग्लिश भाषा, लिखित भाषा इंग्लिश हमें समझ में आती है तो जो भी पैसेज दिया होगा, पैसेज को हम पढ़ के समझ सकते हैं, और उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका क्वेश्चन का आंसर हम तभी कर पाएंगे जब हम पैसेज के भाव को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल व्यू हुआ आपके उसका सिलेबस का। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग से हमने नहीं किया, जैसे आपका नाउन का एरर पूछा जाएगा, प्रोनाउन का एरर पूछा जाएगा, टेंसेस का एरर होगा, या वर्ब फॉर्म का एरर होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन अलग से पूछा जाएगा, कंडीशनल्स अलग से, फंक्शनल ग्रामर में कंडीशनल्स आ जाता है। अगर हम इसमें प्रीलिम्स की बात करें, जैसे एसएससी सीजीएल प्री की अगर बात करें, तो सीजीएल का प्री हो या कोई अदर प्री हो एसएससी का, तो प्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं ग्रामर के नाम पे जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे आजकल प्री में एक्टिव पैसिव भी पूछे जाने लगे हैं, और नरेशन भी आ रहा है 1-2 क्वेश्चन का, कंडीशनल हर हालत में पूछा जाता है, आर्टिकल्स हर हालत में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहां से आपका एक पैसेज आएगा ही, पैसेज नहीं तो क्लोज टेस्ट आएगा। जहां तक एंटोनिम सिनोनिम्स की बात है तो 1-2 एंटोनिम्स दे सकता है या 1-2 सिनोनिम्स दे सकता है, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब, एक इडियम और 1 या 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा ही रहेगा। कुल मिला जुला करके अगर हम बात कहें तो प्री के लिए यहां से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं,
प्री में 5 क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स का होता ही होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे सिर्फ इतना भी देख लेते हैं, पैसेज करना सीख जाते हैं और वोकैब अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो भी प्री जैसे एग्जाम को वो अपना ये वाला सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन को कट ऑफ पार कर जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम कोशिश करते हैं एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। आप लोग टॉपिक को देखिए, पढ़िए इत्मीनान से, उसके बाद जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक नया टॉपिक लेके देखते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहे प्री हो चाहे मेंस हो बनते हैं, और ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, और बनना तय है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? प्रीपोजिशन। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन, दरअसल प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, हमने भी बचपन में ऐसा पढ़ा था कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले लगता है। कहीं पे कोई नाउन है और इस नाउन के पहले जो लगेगा उसको हम प्रीपोजिशन कह देते हैं, ठीक है। यही जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको देखते हैं ये सही है या नहीं। जैसे कि आपने यहां भी देखा है, प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का मतलब प्लेस्ड या प्लेसमेंट। तो एक ऐसा वर्ड, सच वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ऐसा कुछ बच्चे भी हमें बताते हैं कि सर ऐसा बताया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने भी ऐसा ही पढ़ा है। आइए इसको करके देखते हैं। अगर मैं कहूं गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है, या मैं कहूं ओल्ड पेन, तो यहां पेन तो नाउन है और ये ओल्ड वर्ड जो है पेन के पहले लगा है। यहां पे बॉय नाउन है और गुड जो है बॉय के पहले लगा है, तो नाउन के पहले गुड लगा है, पेन जो नाउन है उसके पहले ओल्ड लगा है। तो क्या हम गुड को प्रीपोजिशन कहेंगे? नहीं, गुड एडजेक्टिव है। क्या ओल्ड को हम प्रीपोजिशन कहेंगे? नहीं, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि जो डेफिनेशन हम लोगों को बताया जाता है, या कहीं हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, वो शायद बहुत सही नहीं है। गलत तो नहीं कहेंगे, पर दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग अ प्रीपोजिशन। जनरली वी डिफाइन ए प्रीपोजिशन लाइक एनी वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। लेकिन जब हमने किसी नाउन के पहले एक वर्ड को रख के देखा, तो ये पाया कि the word placed before the noun is not a preposition actually. Then what is a preposition? आइए इसको देखते हैं कि preposition क्या है। ओके, आइए देखते हैं। What is a preposition? बेसिकली चाहे प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, इंटरजेक्शन हो, ये सब क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही हैं, ठीक है। उसमें एक प्रीपोजिशन भी है, और जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो अपने आप में एक वर्ड होगा। यह हो सकता है कई बार एक फ्रेज या क्लॉज भी हो, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। तो ये समझने के लिए कि एक्चुअली प्रीपोजिशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो ये मैं मिटाता हूं, व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन टॉपिक भी हम मिटाते हैं, थोड़ी जगह हमको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेके बोले कि द बुक इज ऑन द टेबल, एक सेंटेंस। दूसरा लेते हैं, the book is in the table। एक और सेंटेंस लेते हैं, the book is under the table। ये 3 सेंटेंसेस काम चलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सही ढंग से देखें इनको, तो एक बात ये समझ में आएगी कि क्या कह रहा है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक जो है टेबल पर है, पर यानी टेबल के ऊपर है। द बुक इज इन द टेबल, इन द टेबल का क्या मतलब है? बोले टेबल है, टेबल में नीचे ड्रॉवर लगा होगा, ड्रॉवर में अंदर रखा हुआ है, तो इन द टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अंडर द टेबल का क्या मतलब है? कि जो टेबल है, टेबल के ठीक नीचे, टेबल के ठीक सिधाई में ठीक नीचे अगर है, नीचे रखा गया है, तो क्या हो जाएगा? अंडर। तो तीनों सेंटेंस एक ही जैसा है, किसी भी वर्ड को चेंज नहीं किया गया सिवाय प्रीपोजिशन के। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे आपको कैसे पता चला
कि टेबल के रेफरेंस में, टेबल के संबंध में बुक जो है टेबल के ऊपर रखा है, बोले ऑन से। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। बुक जो है टेबल के रेफरेंस में या टेबल के संबंध में दोनों आपस में कैसे संबंधित है? बोले बुक को टेबल के अंदर रखा गया। ये बात कैसे पता चली कि अंदर रखा गया है? बोले इन लगा है। बुक जो है टेबल के संबंध में टेबल से ठीक नीचे रखा गया। ये बात कैसे पता चला? अंडर से। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस में बुक का और टेबल का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। इसमें भी बुक और टेबल का संबंध स्थापित हो रहा है, इसमें भी बुक और टेबल का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंस बुक और टेबल के रिलेशन में लिखा गया है, लेकिन प्रीपोजिशन के बदलते ही दोनों का, बुक का और टेबल का आपस का संबंध बदल जा रहा है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब और एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो नाम से पुकारा जाता है, नामित करने वाला वर्ड होता है, और नामित करने वाले वर्ड को हम नाउन कहते हैं। तो आप ऐसे कहिए कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन लिखा जाता है, या इसका उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर नाउन के पहले प्रीपोजिशन है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता है। बात देखिए, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको बिना ऑब्जेक्ट के आप यूज कर ही नहीं सकते। प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं किया जा सकता। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो उसके साथ उसका नाउन होना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन का जो नाउन होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के ठीक बाद है, कोई जरूरी नहीं है। वो पहले भी हो सकता है, सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो होता यह है कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ ही रहता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है, और जोड़ने के साथ साथ उसका संबंध बताता है कि प्रीपोजिशन अपने जिस ऑब्जेक्ट को जिस वर्ड के साथ जोड़ रहा है, इन दोनों वर्ड्स का आपस में म्यूचुअल रिलेशन कैसा है, एक दूसरे से किस प्रकार के संबंध में है वो। ठीक है, तो यहां ऑन से पता चला कि बुक जो है टेबल के ऊपर है। उसी तरह यहां इन प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल है। तो इन ने अपने ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन ने अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाया किसके साथ? बुक के साथ। और इन को देख के आप कहेंगे क्या? कि बुक जो है टेबल के रिलेशन में टेबल के अंदर है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे प्रीपोजिशन का ये टेबल जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस प्रीपोजिशन ने अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ बनाया? बुक के साथ। और ये अंडर जो प्रीपोजिशन है यही बता रहा है कि बुक कहां रखी गई? टेबल के ठीक नीचे रखी गई है। तो अब इससे क्लियर हो रहा है क्या कि टेबल तो नाउन है हर सेंटेंस में। ठीक है, और इस नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रीपोजिशन जो लगता है वो नाउन के पहले ही लगता है, पर हर वो वर्ड जो नाउन के पहले लगे वो प्रीपोजिशन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे कि अभी पहले हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, लेकिन तो हम कैसे पता करेंगे कि नाउन के पहले जो वर्ड लगा है, नाउन के पहले जो वर्ड लगा है वो प्रीपोजिशन है या नहीं है? ये कैसे पता करेंगे? बोले प्रीपोजिशन क्या करता है कि लगता तो है नाउन के पहले, नाउन के पहले यानी अपने ऑब्जेक्ट के पहले। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसको हम नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन लगता है नाउन के पहले, लेकिन प्रीपोजिशन जिस नाउन के पहले लगता है उस नाउन का संबंध, प्रीपोजिशन जो है उस नाउन का संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ता है। तो बेसिकली नाउन की जो पोजीशन होती, सॉरी, प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो नाउन के पहले होती है, लेकिन प्रीपोजिशन जोड़ता है। प्रीपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड। प्रीपोजिशन जोड़ता है किसको? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड। अब मैं ये मिटा करके यहां लिखने जा रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन, प्रीपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड। अब यहां पे जो बच्चे देख रहे होंगे उनके दिमाग में एक बात चलेगी कि सर अगर प्रीपोजिशन ही जॉइनिंग वर्ड है तो कंजंक्शन क्या काम करता है? बोले कंजंक्शन भी जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन कंजंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, वो कोई और बात नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन जोड़ेगा किसको? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ, और जोड़ने के साथ साथ यह भी बताएगा कि दोनों वर्ड जो जुड़े हैं वो किस संबंध में जुड़े हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दे आर जॉइंट विथ। ठीक है, यह भी बताता है, लेकिन कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, जबकि प्रीपोजिशन जोड़ता भी है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि दोनों का आपसी परस्पर संबंध कैसा है। यह बात समझ में आई? ओके, आइए अब देखते हैं
मान लीजिए प्रीपोजिशन है, तो जैसे कि आपने देखा कि प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा, तो यहां पे एक नाउन आएगा। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हैं ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, या नाउन के पहले प्रीपोजिशन है, दोनों एक ही बात है। पर हम ऐसे कहेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का संबंध सेंटेंस में किसी एक वर्ड से बनाता है। वो कौन सा वर्ड हो सकता है? तो प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट का रिलेशन जिस वर्ड से बनाता है सेंटेंस के अंदर, वो वर्ड नाउन हो सकता है, नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन, ठीक है, या फिर वो वर्ब हो सकता है, या फिर वो एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जॉइनिंग वर्ड जिसको कहते हैं, जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे शब्द के साथ। वो दूसरा शब्द कौन सा हो सकता है? नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जिसको आप लोग कंजंक्शन समझते हैं, कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, जबकि कंजंक्शन से ही मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। तो कनेक्टर पूरे इंग्लिश ग्रामर में 4 वर्ड हो सकता है। कनेक्टर कैन बी अ कंजंक्शन, कनेक्टर कैन बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, कनेक्टर कैन बी अ रिलेटिव एडवर्ब, और कनेक्टर कैन बी अ प्रीपोजिशन। लेकिन कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन जिन दो शब्दों को जोड़ता है उसके साथ साथ यह भी बताता है कि वो किस तरह के संबंध से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आई? जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि मेरे सर के ठीक ऊपर हो सकता है या कहीं इधर उधर सर के ऊपर हो सकता है। तो के ऊपर के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड है, एबव एंड ओवर। तो कहां पे एबव लगेगा, कहां पे ओवर लगेगा, ठीक है। तो पंखा अगर सर के ठीक ऊपर है तो आप एबव लगा देंगे, तो एबव से पता चल जाएगा कि पंखा और सर किस तरह के रिलेशन में है, ठीक ऊपर है कहीं इधर उधर है। ओके, ठीक है, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। ये बात एकदम क्लियर है? आइए देखते हैं जैसे हम लोग के एग्जाम में कैसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि अगर हमको अपने सिलेबस की जानकारी है और उसके साथ साथ ये भी पता है कि किसी टॉपिक से किस रेंज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आइए हम ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन से रिगार्डिंग, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। एरर्स रिगार्डिंग प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से संबंधित लगभग 4 टाइप्स के एरर पूछे जाते हैं। नंबर 1, एक होता है मीनिंग वाइज प्रीपोजिशन, मीनिंग वाइज, और एक होता है वर्ड वाइज, या जिसको आप लोगों ने देखा होगा टीचर्स को पढ़ाते हुए, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। वर्ड वाइज का क्या मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया तो उसके साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज होगा इन जनरल, एक्सेप्शन में नहीं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। ओके, और ये जो तीसरा चौथा पॉइंट जो लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन तीसरे चौथे पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर ठीक ठाक पेपर आया, बहुत स्टैंडर्ड नहीं, ठीक ठाक भी अगर आया तो एक ही क्वेश्चन बनता है। क्या? ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, और एक होता है मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन, मिस यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये हमारे एग्जाम में प्रीपोजिशन टॉपिक से लगभग इस 4 प्रकार के एरर बनते हैं, जिसमें कि ये ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन और मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन से एक एक क्वेश्चन लगभग किसी भी एग्जाम में बनता ही बनता है। ये ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? ओमिशन का मतलब छोड़ देना, कि जहां पे प्रीपोजिशन की आवश्यकता है पर गलती से हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि उन वर्ड्स को बिना प्रीपोजिशन के ही यूज करने की हमारी आदत पड़ गई है, और बिना प्रीपोजिशन के जब उन वर्ड्स को यूज करते हैं तो लगता है कि सही है, पर एक्चुअली उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगना चाहिए, हम लगाते नहीं, छोड़ देते, उसी को कहते हैं ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन। कई जगहों पे क्या होता है कि हम हिंदी से चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि वहां पे एक वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगना चाहिए और हम लगा देते हैं, जबकि एक्चुअली इंग्लिश में वहां पे लगना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, लगा देते हैं, मतलब यूज नहीं होना चाहिए, फिर भी यूज कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, उनसे पूछा, तो इसको क्या कहूंगा मैं? आई आस्क्ड फ्रॉम हिम।
तो अगर हिंदी के अनुसार आप देखें कि मैंने उनसे पूछा, तो ये फ्रॉम जो है से का भाव दे ही रहा है, लेकिन आस्क या आस्क्ड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे अगर हम कहें सेट के साथ टू का यूज करते हैं, तो सेट के बाद एक प्रीपोजिशन आता है टू, तो जो मीनिंग सेट का है वही मीनिंग होता है टेल का या टोल्ड का, लेकिन टोल्ड के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। जबकि हिंदी में अगर देखें तो मैंने उनको बताया, को के भाव में टू का यूज कर देते हैं, पर इंग्लिश में टेल या टोल्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, पर गलती से अगर हिंदी से हम कंपेयर करें तो टू लगा देते हैं। लगना नहीं चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, लगा दिया तो इसी को मिसयूज कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कॉमन से प्रीपोजिशन जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम में दो प्रीपोजिशंस को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन हमें डेवलप होता है। जैसे एक है इन और इनटू। हिंदी के अनुसार इन का मतलब भी में, इनटू का अंदर मतलब भी में ही होता है, तो दोनों का मीनिंग हिंदी के अकॉर्डिंग में है। तो अगर कहीं हिंदी के अकॉर्डिंग हमें में का सेंस देना है तो कब इन का यूज करेंगे, कब इनटू का यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको देखिए जरा। अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे है, एट रेस्ट पहला पॉइंट, स्थिर अवस्था में है तो इन का यूज करेंगे। और ये जो है इनटू, अगर विथ मूवमेंट गति के साथ, मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज आई है, मूवमेंट के बाद अगर रेस्ट पोजीशन पे आई है तो इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मूवमेंट के लिए हम इनटू का भी यूज करते हैं, अपॉन का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज मूवमेंट लिए हुए है, गति लिए हुए है, तो कब इनटू और कब अपॉन का यूज करेंगे। तो इसको समझ लीजिए, कोई चीज अगर एनक्लोज्ड एरिया में है, एनक्लोज्ड एरिया बंद जगह या ऐसी जगह जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री हो, उस एरिया में कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है तो क्या कहेंगे, उसके लिए इन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई चीज मूव करके गति के साथ एनक्लोज्ड एरिया में गया है तो उसके लिए क्या कहेंगे, इनटू का यूज करेंगे। तो यहां भी एनक्लोज्ड एरिया, तो एनक्लोज्ड एरिया या बंद जगह में या कोई ऐसी एरिया जिसकी एक लिमिटेड बाउंड्री हो, उसमें कोई चीज मूव करके गई है तो उसके लिए इनटू का यूज करेंगे। लेकिन पहले से ही कोई चीज उस पर रखा हुआ है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका। जैसे ये देखिए, मान लीजिए पेन है, ये मेरा पॉकेट एनक्लोज्ड एरिया है, पहले से ऑलरेडी है पेन मेरे पॉकेट के अंदर, तो पेन स्थिर अवस्था में है, कहां, ओपन में कि एनक्लोज में, पॉकेट एनक्लोज्ड एरिया में, तो इसके लिए हम कहेंगे द पेन इज इन द पॉकेट, पहले से रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे एग्जांपल के तौर पे, द पेन इज इन द पॉकेट। तो ये इन बता रहा है कि पॉकेट जो एनक्लोज्ड एरिया है, और इन बता रहा है कि उस एनक्लोज्ड एरिया में पेन पहले से स्थिर अवस्था में। लेकिन हिंदी के अनुसार हम क्या कहते हैं कि टीचर क्लासरूम में आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, द टीचर केम इन द क्लासरूम। तो आप देखेंगे जो क्लासरूम है, क्लासरूम तो एक एनक्लोज्ड एरिया, बंद जगह है ना, क्लासरूम एक एनक्लोज्ड एरिया है, बंद जगह है। ठीक है, तो क्लासरूम में टीचर पहले से थे या चल के आए हैं, केम ना, क्या कहता है, टीचर केम, आए, कहां आए, क्लासरूम में, तो क्लासरूम एक बंद जगह है, तो बंद जगह में वो पहले से नहीं थे, चल के आए हैं, तो मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब भी अगर मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, मूव करके गति के साथ कोई बंद जगह में चीज जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसके लिए हम इन का यूज ना करके इनटू का यूज करेंगे। ये बात समझ में। लेकिन इसमें एक दो जो है एक्सेप्शन है, इसी एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, जैसे एक वर्ड होता है एंटर, एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, तो अगर उसी को हम ऐसे लिखें, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। तो एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रवेश कोई भी ओपन जगह में नहीं करता है, ओपन एरिया में नहीं, प्रवेश जब भी करेगा तो एनक्लोज एरिया में करेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब है वो इनटू का सेंस लिए हुए है, इसलिए हम इनटू के साथ, सॉरी, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो ये एक एरर आता है।
ठीक है, यही जैसे अभी हमने बताया कि कितने टाइप के एरर बोले, एक मिसयूज, तो यहां पे हमने इनटू का मिसयूज किया था, यहां पे इनटू नहीं हुआ, क्यों? एंटर का मतलब ही था प्रवेश करना हिंदी के अकॉर्डिंग, और प्रवेश तो कोई भी बंद जगह में करेगा, तो बंद जगह का सेंस ऑलरेडी इस वर्ब में ही है, इसलिए यहां पे हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। ये बात समझे? तो होता क्या है कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, हाँ, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो नियम वाइज पढ़ लेते हैं कि कहीं पे अगर एंटर लिखा हुआ है तो एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए एंटर, एंटर वर्ड जो है जब मूवमेंट की बात करेगा, एंटर वर्ड जब मूवमेंट की बात करेगा तब एंटर के साथ जो है हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। पर आपको पता ही है कि इंग्लिश में कोई भी एक वर्ड हमेशा एक ही मीनिंग दे ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम कहें द टू पार्टीज पक्ष, द टू पार्टीज हैव entered into a discussion, तो अगर किसी को यह लगता है कि एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं करते हैं तो उसको यह लग सकता है कि गलत है, पर यहां पे ये एंटर के साथ इनटू सही है। क्यों सही है? क्योंकि एंटर यहां पे फिजिकल मूवमेंट यानी गति का भाव नहीं दे रहा है, मूवमेंट का सेंस नहीं दे रहा है, बल्कि यहां पे एंटर इनटू अ डिस्कशन एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जहां पे चारों वर्ड एक साथ यूज होंगे। एंटर इनटू अ डिस्कशन, एंटर इनटू अ डिस्कशन का मतलब होता है टू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, या हिस्सा लेना, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यहां पे फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। तो एंटर इनटू अ डिस्कशन अगर पूरा का पूरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आए तो एंटर के साथ इनटू आप लगाएंगे, लेकिन एंटर वर्ड कहीं पे भी एंटर वर्ड एज ए वर्ब यूज हुआ है और वहां पर एंटर वर्ड मूवमेंट का भाव दे रहा है तो उसके साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे। ये बात एकदम क्लियर है? ओके, आइए इससे रिलेटेड कुछ और कॉमन एरर्स हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं, जिनको हम लोग रट लेते हैं। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के माध्यम से हम सेंस या मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, जिसको अगर हिंदी में हम बात करें तो अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जिस तरह का भाव व्यक्त करेगा उसके साथ उस तरह के वर्ड्स चलेंगे। जैसे आप लोगों को लगता है कि जंप के साथ, सॉरी, जंप के साथ इनटू का यूज होता है, हाँ नो डाउट जंप के साथ इनटू का यूज होता है, लेकिन जंप के साथ ध्यान से देखिए, जंप के साथ ओवर का यूज भी हो सकता है, जंप के साथ अपॉन का यूज भी हो सकता है, जंप के साथ अक्रॉस का भी यूज भी हो सकता है, ठीक है, और जंप के साथ एट का भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होगा, सवाल उठता है कि जंप के साथ ओवर का यूज हम कब करेंगे? बोले जंप के साथ ओवर, जंप का मतलब कूदना, ठीक है, तो जंप के साथ ओवर का यूज कब करेंगे? जब कोई व्यक्ति दौड़ के जा रहा है और आगे कोई बड़ा सा ऑब्स्टेकल आ गया, अवरोध आ गया, जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार है 4-5 फीट की, तो क्या वो कोई, अगर मान लीजिए कि पुलिस ने किसी चोर को दौड़ाया है और सामने दीवार आ गई, ठीक है, तो दीवार के ऊपर कूदेगा, दीवार के पार कूदेगा, दीवार के पार कूदेगा। तो अगर किसी ऑब्स्टेकल के जो हाइट पे है उसके पार अगर आप कूदते हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? जंप ओवर। तो क्या हो जाएगा? जंप ओवर अ वॉल, ठीक है। जंप अपॉन, अगर कोई प्लेन सरफेस है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्ली है, उसको किसी ने मारा तो ऊपर से वो नीचे कूदी, और नीचे क्या रखा था? टेबल रखा था, तो टेबल के टॉप पे कूदेगी, और टेबल का टॉप तो ओपन सरफेस है, बिल्कुल कोई गड्ढा जैसी चीज तो है नहीं, तो वहां पे ओपन सरफेस पे अगर कोई जंप करता है तो मूवमेंट के साथ आया, तो क्या होगा? द कैट जंप अपॉन अ टेबल, ओके। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, के पार का मतलब कोई खड़ी चीज अवरोध के टाइप में नहीं, जैसे ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस में कहीं पे कोई गड्ढा है, यानी इस पार से उस पार कूदने के लिए अक्रॉस होगा, तो द कैट जंप अक्रॉस अ वॉल, ठीक है। और जंप एट जो है, जंप एट के साथ अक्सर आता है जंप एट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जंप एट जो है एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है, अगर हम ये कहें जंप एट एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को भुना लेना, किसी अवसर को पकड़ लेना, ठीक है, ओके, उसके लिए हम जंप एट का यूज करते हैं। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि जंप के साथ इनटू का यूज होगा, हाँ इनटू का यूज होगा, कोई चीज अगर कूद करके एनक्लोज्ड एरिया या गहरी चीज में जाती है तब होगा। जैसे अगर हम कहें द कैट जंप इनटू
अ ड्रम। तो ड्रम तो एनक्लोज एरिया है ना, होलो टाइप का है, बंद जगह टाइप की है। तो अगर कोई कूद करके एनक्लोज एरिया में जा रहा है तो इनटू का यूज करेंगे, लेकिन कोई कूद करके किसी अवरोध के उस पार जा रहा है तो ओवर का यूज करेंगे। कोई कूद करके किसी ओपन सरफेस पे ही खड़ा हो जा रहा है तो अपॉन का यूज करेंगे। और कोई कूद करके किसी प्लेन सरफेस के उस पार अगर जा रहा है, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द कैनाल, अक्रॉस द वेल, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अक्रॉस द, ये वेल होना चाहिए, WELL। ठीक है, और जंप एट जो है एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज होता है। जंप एट का मतलब होता है अवसर को भुना लेना, टू ग्रैब वंस अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, तो इससे कुछ एक रफ आइडिया मिला होगा। आगे अगला वीडियो आप लोग देखते रहे, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जो भी होगा आप लोग अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।